टॉपिक आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस की आपको भरमार मिलेगी और वो टॉपिक है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चे। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, रटने का है। तो उसका हम लोग आज पार्ट 1 जरा देख लेते हैं। क्या देखेंगे? पार्ट 1। क्या देखने जा रहे हैं? पार्ट 1 देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे गैस? पार्ट 1। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अगर हमारी आवाज़ और तस्वीर आप तक पहुंच पा रही है तो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर के। तो इस उम्मीद के साथ कि हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, शुरू करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे जंतु जिसके पास वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, पूर्ण रूप से विकसित प्रजनन अंग नहीं है, जैसे मान लिया अमीबा। अमीबा बेचारा सिंगल सेल का जंतु है, एक कोशिका वाला जंतु है। स्पंज, उसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, अभी कोशिका उत्तक भी नहीं बना पाए हैं, अंग भी नहीं बना पाए हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होगा? तो वो जंतु जो यूनिसेलुलर है, एक कोशिका वाले हैं, या बहुकोशिकीय हैं लेकिन अभी सिंपल शरीर है उनका, जैसे स्पंज वगैरह में है ना, बहुकोशिकीय शरीर है लेकिन अभी बस शरीर कोशिकाओं का समूह है, कोशिका मिलकर उत्तक अंग अंग तंत्र भी नहीं बना पाया है ना। तो ऐसे जीवों में अलैंगिक जनन होगा। दूसरी बात कि वह जीव, वह पौधे जिसमें फूल आ रहे हैं उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन वह जीव जिसमें फूल नहीं आते हैं उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो लोअर ऑर्गेनिजम्स में होने वाला है ना, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होने वाला है, निम्न स्तरीय जीवों में होने वाला है, निम्न स्तरीय जीवों में होने वाला है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को ये हो जाता है कि क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ यूनिसेलुलर में होगा? क्या नहीं, मल्टी सेलुलर में भी होगा। वह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वह बहुकोशिकीय जीव जिनका शरीर अभी एकदम सिंपल सा है, उसमें अंग अंग तंत्र वगैरह नहीं बने हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो लोअर ऑर्गेनिज्म में होगा और ये यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जंतुओं में भी होगा और मल्टी सेलुलर अर्थात बहुकोशिकीय जंतुओं में भी होगा, बहुकोशिकीय जंतुओं में भी होगा। तो चाहे वो यूनिसेलुलर एनिमल्स हो, है ना, या मल्टी सेलुलर एनिमल्स हो, जो सिंपल होंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे, उसमें होगा। और वह प्लांट की अगर हम बात करेंगे कि वह पादप जिसमें फूल नहीं आते, वह पादप जिसमें फूल नहीं आते, पुष्प नहीं आते, वो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। दूसरी बात, मैंने जब रिप्रोडक्शन शुरू किया होगा तो आपको बताया होगा बच्चे के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जीव नया जीव बना लेता है, इसमें दो जीवों की आवश्यकता नहीं पड़ती, युग्मकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब स्पर्म ओवम की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक जीव नया जीव बना लेता है। इसलिए इसके द्वारा जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, संतान बनेंगे, वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी होगा, जेरोक्स कॉपी होगा। इतनी बातें आपको याद है? तो चलिए इसकी डेफिनेशन फटाफट देख लेते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसको कहेंगे। तो आप कहेंगे सर कि द रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑफस्प्रिंग्स मतलब क्या होता है? संतान, जिसको प्रोजेनी भी लिखा रह सकता है, ऐसे प्रोजीनी, है ना। इसका मतलब क्या होता है? संतान इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमीट। गैमीट की आवश्यकता नहीं है। क्या कहलाएगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अलैंगिक प्रजनन या जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक के द्वारा बनता है, एक जीव नया जीव बना लेगा, दो जीवों की जरूरत नहीं है, मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, और इसमें युग्मकों या जनन कोशिकाओं की, मतलब स्पर्म और ओवम की कोई आवश्यकता नहीं होती। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और यू कैन से डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन की हम विधियों के बारे में बात करने वाले हैं। सो अलैंगिक जनन के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो 6 तरीके से यहाँ पे हमें पढ़ने हैं अलैंगिक जनन हो सकता है। पहला है आपका विखंडन, जिसको फीजन कहते हैं, फीजन, टूट जाना, एक जीव टूटकर दो में बदल गया, फीजन, टूट जाना। दूसरा है मुकुलन अर्थात बडिंग। तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन, जिसको बीजाणु जनन या बीजाणु का बनना कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीजाणु जनन, बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीजनरेशन अर्थात पुनर्जनन। फिर है आपका खंडन अर्थात फ्रैगमेंटेशन, एंड द लास्ट वन इज योर कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इसको और क्या लिखते हैं? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। तो इतने तरीकों से क्या हो सकता है? आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। कितने तरीके हैं? जैसे यहां से क्वेश्चन बनाएगा कि कौन एक अलैंगिक जनन की विधि है या कौन एक अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। तो देखिए, फीजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ऑल आर द मेथड्स ऑफ, और यू कैन से टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कोई शक है? महिमा शर्मा कह रही कि सर क्या ज़्यादा टाइम नहीं, अभी स्टार्ट हुई है क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो ये दूसरी स्लाइड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हम लोग देख रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज करने के लिए ही तो हमने अपना चैनल बनाया है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाकर के देखिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए। आपने एनिमल रिप्रोडक्शन का बना लिया सबने? एनिमल रिप्रोडक्शन में कितना स्कोर आया आप लोगों का? स्कोर जरूर बताइएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों तरह के जंतुओं में होगा, बिल्कुल होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिका वाला जंतु,
सिंगल सेल का शरीर बना होगा, जैसे कि अमीबा, अमीबा बेचारा सिंगल सेल का है। अमीबा क्या है? एक कोशिका वाला जंतु है, यूनिसेलुलर, एक कोशिका वाला जंतु है। अब एक सेल का इसका बॉडी बना हुआ है, ये कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है ही नहीं, तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? असेक्सुअल के द्वारा। बैक्टीरिया देखो, सिंगल सेल वाला जंतु है। जीवाणु क्या है? सिंगल सेल वाला जंतु है, एक कोशिका। तो यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, सिंगल सेल वाला जंतु को क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जंतु, जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है। अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया सिंगल सेल का है ना। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम फिजन पढ़ लेते हैं। नाम से क्लियर है, फिजन। अलैंगिक जनन की इस विधि में जीव क्या होगा? बीच से ऐसे टूटकर दो बना लेगा। तो एक जीव टूटकर अगर दो या दो से अधिक बना लेता है तो इस अलैंगिक जनन की विधि को कहा जाता है फिजन। तो अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें एक जीव टूटकर विखंडित होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करे, अलैंगिक जनन की इस विधि को विखंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला हम लोग देखने जा रहे हैं विखंडन। तो जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा, अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें एक जीव विभाजित होकर क्या बना ले? दो या दो से अधिक जीव बना ले, है ना। तो अलैंगिक जनन की इस विधि को हम क्या बोलेंगे? फिजन कहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सिंगल ऑर्गेनिज्म टूटकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण कर लेगा। तो जब एक जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण करे तो अलैंगिक जनन की इस विधि को हम फिजन कहेंगे। अब देखिए, फिजन जो होंगे वो आपके दो प्रकार के होंगे। फिजन कितने प्रकार के होंगे? तो आप कहेंगे सर दो प्रकार के होंगे, है ना। एक कहलाएगा आपका बाइनरी फिजन, द्विखंडन, और दूसरा कहलाएगा आपका मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन। फिजन मतलब क्या हुआ? एक जीव विभाजित हुआ और दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण कर लिया, तो इसको हम फिजन हमने नाम दिया। अब ये फिजन दो प्रकार का है। बाइनरी फिजन, बाई मतलब टू, और मल्टीपल मतलब बहुत सारा, बहुविखंडन। जब देखो एक जीव विभाजित होकर केवल दो ही जीव बनाए तो इसको कहेंगे बाइनरी फिजन, और एक जीव विभाजित होकर कई बना ले तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। अब आपके एग्जाम में बस इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है कि बाइनरी फिजन के द्वारा कौन कौन से जीव विभाजित करेंगे और मल्टीपल फिजन द्वारा कौन कौन से जीव विभाजित करेंगे। बस एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, वहीं से आपका काम हो जाएगा। ज्यादा टेंशन है ही नहीं इस टॉपिक में, ठीक है पूरा रटने वाला, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा होते हैं, तो इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैसेज नहीं जाता है, तो जैसे आकांक्षा कह रही है कि मुझे करियरवेल से कॉल आया था कि आपको वीडियोस, बात आ रही है समझ में? तो ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। वो तो मैंने क्या कहा कि अगर कोई एक जीव विभाजित होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण कर ले तो इसको फिजन कहते हैं, और फिजन दो प्रकार के होते हैं। अगर एक जीव विभाजित होकर दो ही बना रहा है तो बाइनरी फिजन, है ना। द्विखंडन यानी खंडित होकर दो बना रहा है, विभाजित होकर दो बना रहा है। नाम से क्लियर है। बहुविखंडन, बहु मतलब क्या होता है? बहुत सारा, है ना, बहुविखंडन। अब बाइनरी फिजन से कौन विभाजित होता है, मल्टीपल फिजन से कौन विभाजित होता है, इसका नाम याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना है ना। हेडेक हो रहा है ब्लू कट से, वो एक दो दिन थोड़ा एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता है ना, घबराइए मत, ठीक है। तो इस तरह का मैसेज देखो, इस तरह का मैसेज किसी से कहीं से भी जाता है ना, तो वो यहां से नहीं जा रहा है, वो फ्रॉड है। इन सबको कभी भी रिस्पॉन्ड ना करें इस तरह के मैसेजेस को, ठीक है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें एक जीव विभाजित होकर क्या बना लेगा? दो बना लेगा। उदाहरण है जैसे अमीबा। अमीबा बेचारा देखो सिंगल सेल वाला जंतु होता है, जैसा भी बना दोगे क्या बन जाएगा? अमीबा बन जाएगा, क्योंकि अमीबा का अपना कोई शेप नहीं होता। ये पानी में रहने वाला जीव है, ऐसे नग्न आंखों से दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोप से दिखना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी से दिखेगा। अब देखो जब अमीबा को डिवाइड करना होगा तो ये बीच से ऐसे पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और फिर अंत में एक जो है दो में टूट जाएगा। तो अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, और बैक्टीरिया हो गया। ये सब क्या है? ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। सब के सब क्या है? एक कोशिकीय जंतु हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय जीव हैं, सिंगल सेल का बना हुआ है। तो इनमें क्या हो रहा है? बाइनरी फिजन। तो सिंपल आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु बाइनरी फिजन द्वारा विभाजित होंगे या अलैंगिक जनन करेंगे। तो याद रखना है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया। जीवाणु बार बार पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? जीवाणु बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि ये एक जीवाणु है, तो एक बार में विभाजित होगा तो कितना बनेगा? दो बनेगा। अगली बार जब विभाजित होगा तो कितना हो जाएगा बताओ? ये भी दो में और ये भी दो में कन्वर्ट होगा, कितना हो गया? चार। अगली बार विभाजित होगा तो कितना हो जाएगा बोलो? आठ। अगली बार विभाजित होगा तो कितना हो जाएगा? 16, 32, 64, ऐसा चलता रहेगा। हर बार जो संख्या होगी ना पिछले के डबल हो जाएगी। जैसे मान लिया कि ये कोई बैक्टीरिया है और एक मिनट में ये डिवाइड हो जाता है, तो अगले एक मिनट में दो हो जाएगा, अगले एक मिनट में कितना हो जाएगा? चार, अगले एक मिनट में कितना हो जाएगा? आठ, यानी तीसरे मिनट के बाद उसकी संख्या कितनी हो जाएगी? आठ हो जाएगी, ठीक है। तो ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये सब एक कोशिकीय जीव हैं, है ना। और ये कैसे विभाजित करेंगे? बाइनरी फिजन के द्वारा विभाजित करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आपको बस याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा टफ बनाता हूं मैं, इसी से रिलेट करता हूं। मैंने कहा कि एक कप में एक बैक्टीरिया रखा हुआ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक कप में एक जीवाणु रखा हुआ है, ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, ठीक है। एक बैक्टीरिया है, सिंगल सा छोटू सा जीवाणु है, ठीक है। हाँ, और ये बैक्टीरिया हर एक मिनट में डिवाइड हो जाता है। कितने में? हर एक मिनट में डिवाइड हो जा रहा है। कितने मिनट में? हर एक मिनट में डिवाइड हो जा रहा है।
तो ये बैक्टीरिया डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, और इस बैक्टीरिया से कप को आधा भरने में अगर इसे 19 मिनट का समय लगा है, ध्यान से सुनिएगा, इस बैक्टीरिया से कप को आधा भरने में 19 मिनट का समय लगा है, तो पूरा भरने में कितना मिनट का समय लगेगा? बताओ, पूरा भरने में कितना मिनट का समय लगेगा? आधा भरने में, इस बैक्टीरिया से कप को आधा भरने में 19 मिनट का समय लगा है, तो पूरा भरने में कितना मिनट का समय लगेगा? देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं इसका उत्तर। बोलिए, प्रशांत शर्मा, सौरभ चंदेल, अमित कुमार, बताइए। ये मैथ नहीं लगाना है इसमें। 16 32 64, ठीक है। हाँ, तो माही ने बोला है कि 38 मिनट, और पुनीत ने कहा है कि 20 मिनट, साहिल ने बोला है 38 मिनट, मुस्कान कह रहे हैं कि 19 मिनट ही लगेगा। सही उत्तर है 20 मिनट। पूरा भरने में क्या लगेगा? 20 मिनट लगेगा। क्यों? अरे भाई, ये जो बैक्टीरिया है हर 1 मिनट के बाद अपने पिछले का जस्ट डबल हो जाएगा। जैसे 1 मिनट में क्या हो गया? 2, तो अगले 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 4, अगले 1 मिनट में 8, अगले 1 मिनट में 16 64, ऐसा है ना? एक बार में 2, फिर ये दोनों डिवाइड करेगा तो 4, फिर ये चारों डिवाइड करेगा तो कितना हो गया? देखो 8 हुआ कि नहीं हुआ? यानी हर 1 मिनट के बाद उसकी संख्या पहले के जस्ट डबल हो जाएगी। तो मान लिया ये एक जीवाणु था, डिवाइड करता गया 1 से 2, 2 से 4 8, है ना, 16 32 64 ऐसे करके विभाजित हुआ, और इस विभाजित करते करते बैक्टीरिया से कप को आधा भरने में 19 मिनट लगा, तो अगले 1 मिनट में जस्ट इसका डबल हो जाएगा ना, तो 20 मिनट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे बाइनरी फिजन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो अगर एक जीव विभाजित होकर 2 ही बनाता है तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। रट लेना है किसमें किसमें होगा, अमीबा होगा, पैरामीशियम होगा, युग्लिना होगा, जीवाणु होगा। लेकिन अगर एक जीव विभाजित होकर कई बना लेता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुविखंडन। अरे बहुवचन नहीं सुना है? एक वचन बहुवचन, तो बहु मतलब यहाँ पे क्या है? सास बहु नहीं, मल्टीपल, कई। तो अगर एक जीव विभाजित होकर कई जीव बना लेता है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, और इसके द्वारा विभाजित होता है आपका प्लाज्मोडियम। आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया नामक रोग होता है। प्लाज्मोडियम को हम क्या कहते हैं? मलेरिया परजीवी, क्योंकि इससे मलेरिया होता है। और एक एल्गी होती है जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। इन दोनों में मल्टीपल फिजन होता है। जैसे देखिए, ये मान लिया कि प्लाज्मोडियम बेचारा सिंगल सेल वाला जंतु है। अब यहाँ पर ये एक सिंगल सेल है, ये विभाजित होना शुरू हो जाएगा, विभाजित होकर ढेर सारा यहाँ पर सेल बना लेगा, ढेर सारी कोशिकाएं बनाएगी। अब ये फटेगा और ढेर सारा जीव यहाँ से बिखर जाएगा। तो अगर एक जीव विभाजित होकर कई जीवों का निर्माण कर ले तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। उदाहरण आपका हो गया प्लाज्मोडियम। क्या हो गया बच्चा? प्लाज्मोडियम और क्लेमाइडोमोनास। तो पहला हमने क्या देखा? फिजन। फिजन मतलब कि एक जीव टूटकर 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण कर ले, उसको फिजन कहेंगे। फिजन 2 प्रकार का, एक टूटकर 2 ही बना रहा है, बाइनरी फिजन, एक विभाजित होकर कई बना रहा है, मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल याद रखना है। जैसे मैं कहूं कि जीवाणुओं में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होगा? जीवाणुओं में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होगा? बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड के थ्रू होगा? मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। यू विल से बाइनरी फिजन। प्लाज्मोडियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार होगा, किस विधि द्वारा होगा? बोलिएगा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मतलब एक विभाजित होकर कई बना लेगा। दूसरी जो विधि है वो कहलाती है आपकी बडिंग, मुकुलन। ये जो बडिंग होती है आपको याद रखना है किस में होती है, बस ये याद रखना है आपको। तो हाइड्रा और ईस्ट। हाइड्रा क्या है? एक एनिमल है। कैसा? एक जंतु है। कैसा जंतु है? यूनिसेलुलर के मल्टी सेलुलर, तो ये मल्टी सेलुलर जंतु होता है, कई कोशिकाओं से मिलकर इनका शरीर बना होता है, बहुकोशिकीय जंतु। और ईस्ट क्या है बताइए? ईस्ट एक फंगस है। कैसा फंगस? यूनिसेलुलर फंगस होता है, एक कोशिकीय कवक है। एक कोशिकीय मतलब एक कोशिका से बना हुआ कवक, एक कोशिकीय कवक, एक कोशिकीय कवक है। ठीक है, इन दोनों में रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। ये बडिंग होती क्या है पहले उसको समझ लीजिए, लिखा हुआ अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो पहले आपको दिमाग में सेट करना है कि बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन किन किन जीवों में होता है। तो एक हाइड्रा हो गया, दूसरा ईस्ट हो गया। हाइड्रा क्या है? एक जंतु है, और ईस्ट क्या है? कवक है। कैसा कवक? एक कोशिकीय कवक। ठीक, तो आपसे सिंपल सा सवाल होगा कि हाइड्रा में और ईस्ट में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो आप कहिएगा सर बडिंग। अब बडिंग क्या है इसको थोड़ा समझ भी लेते हैं ना। बडिंग क्या है देखिए, तो आपने पढ़ा होगा एक इस तरह का जीव, या नहीं पढ़ा है तो हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे। इस प्रकार के जीव होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रा। ये क्या है? ये आपका हाइड्रा है। इस तरह का जीव होता है जो पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में, ये हाइड्रा है। और हाइड्रा में इस तरह का जो ये धागे जैसी संरचना है इसको टेंटिकल्स कहते हैं, अस्पर्शक, जिसके थ्रू ये भोजन पकड़ता है और चलता है ना। अब इस हाइड्रा को मान लिया प्रजनन करना है ना, अपनी संख्या बढ़ानी है। तो ये क्या करेगा कि ये अपने बॉडी में कहीं पर भी इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, तो अपने शरीर की कहीं पर भी कोशिका विभाजन शुरू कर देगा। शरीर में देखो ये कोशिका विभाजित हो रही है, यहाँ से कोशिका विभाजन शुरू हो गया, और जब कोशिका विभाजित होगी तो बॉडी से एक आउटग्रोथ डेवलप होगा, एक उभार डेवलप होगा, और इस उभार को हम लोग नाम देते हैं बड, है ना। कलिका बोलेंगे या अंकुर कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? कलिका कहते हैं। अब ये बड धीरे 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 जो है वो ग्रो करना चालू कर देता है। ये देखिए, ये जो बर्ड है ना,
वो धीरे धीरे आपका ग्रो करना इस तरह से चालू कर देगा। ठीक है, ये बर्ड ग्रो कर रहा है। जब ये बर्ड पूरी तरह से ग्रो कर जाएगा और मैच्योर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो पेरेंट बॉडी से क्या होगा, डिटैच होकर एक न्यू हाइड्रा की तरह बर्ताव करने लगेगा। इसमें सारे पार्ट्स बन गए। जब ये फुल्ली ग्रो हो जाएगा, पूरी तरह से जब ये विकसित हो जाएगा, ये पूरी तरह से जब विकसित हो जाएगा, तो ये पेरेंट बॉडी से क्या होगा, पेरेंट बॉडी से इस तरह से डिटैच होकर एज अ न्यू हाइड्रा बर्ताव करने लगेगा, है ना, न्यू हाइड्रा बर्ताव करने लगेगा। तो जब ये फुल्ली ग्रो कर जाएगा, पूरी तरह से पूर्ण विकसित हो जाएगा, तो पेरेंट बॉडी से ऐसे डिटैच होकर एज अ न्यू हाइड्रा बर्ताव करने लगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो नया जीव बना है वो कैसे बना है। शरीर से एक आउट ग्रोथ डेवलप हुआ है, मतलब एक उभार विकसित हुआ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, बर्ड। और इस बर्ड से क्या नया जीव विकसित हो गया है, इस बर्ड से क्या हुआ है, नया जीव विकसित हो गया है। इसलिए इस मेथड को हमने क्या नाम दिया है, बडिंग। क्या नाम दिया है, बडिंग अर्थात मुकुलन। तो सिंपल, इतना अंदर घुसने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप केवल एग्जाम्पल याद रख लो कि बडिंग के द्वारा अलैंगिक जनन किन किन जीवों में हो रहा है। तो एक हो गया हाइड्रा और दूसरा हो गया ईस्ट। क्या हो गया, ईस्ट। ठीक है जी, अब देखो लिखा हुआ अपने आप समझ में आ जाएगा। योगेश मैं ठीक हूँ, कैसे हैं आप, ठीक है आप? नोट्स में हमको ये पॉइंट नहीं मिल रहा है सर। कौन सा पॉइंट प्रशांत? प्रियांश चौधरी करें सर, आप बता नहीं रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं, वो चीज़ लिखिए ना। गलत समय कमेंट कर रहे हैं आप। अब जब मैं इधर देख रहा हूँ तब कमेंट की, तो मुझे प्रियांश यादव साहब, नोट्स में मैंने दे दिया है, लिख दिया है कि कैसे होता है, वो बतला दिया। लेकिन आपका क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है। और बडिंग में क्या हो रहा है कि शरीर से एक उभार विकसित हो रहा है जिसको बर्ड करें, और इस बर्ड से नया जीव बन रहा है। इसलिए इस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, इस अलैंगिक जनन की विधि को क्या नाम दे दिया गया है, बडिंग दे दिया है। ठीक है, नोट्स वाले सेक्शन में, ऐप जो है ना उसके नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा, तो ये जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना बच्चा, उसको ये जस्ट ऐसे ही, फूल नहीं आते, वह पादप जिसमें फूल नहीं आते, पुष्प नहीं आते, वो कैसे रिप्रोडक्शन करेंगे, आज सके आप नोट्स बना सकें। ठीक है, चलिए तो नोट्स वाला सेक्शन आप देखिएगा। तो ये देखिए, ये हाइड्रा है, ठीक है ना, ये हाइड्रा इस तरह का जीव होता है। हाइड्रा, हाइड्रा की बॉडी से इस तरह से एक उभार विकसित होगा, धीरे धीरे ये उभार एक पूरा जीव बना लेगा, और फिर जब ये मैच्योर होगा ना, तो पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक नया हाइड्रा बना देगा। ठीक है, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको हम देखते हैं बच्चे। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने कि नोटिफिकेशन किसी भी क्लास का नहीं आ रहा है? मुझे आज तक आप लोगों ने बताया ही नहीं। चलो नेक्स्ट जो हमारा है वो है रीजनरेशन, है ना। अगला हमारा है रीजनरेशन। अब देखो रीजनरेशन किस में होता है, तो रीजनरेशन याद कर लीजिएगा, होता क्या है ये अभी बता देता हूं, लेकिन किस में होता है, मुद्दा हमारा यही है, किस में होता है, तो आपका प्लानेरिया में और हाइड्रा में, प्लानेरिया और हाइड्रा में होता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं एक क्वेश्चन यहाँ पे कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा अर्थात मुकुलन के द्वारा। दूसरा हमारा है ऑप्शन रीजनरेशन अर्थात पुनर्जनन के द्वारा। उपर्युक्त दोनों विधियों द्वारा, दैट इज बोथ, एंड सपोज इन बोथ ऑप्शन वी हैव नन ऑफ दिस, नाउ व्हिच वन शुड बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है बडिंग के द्वारा, पुनर्जनन के द्वारा, उपर्युक्त दोनों विधियों द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। किस नोट्स में नहीं है, तो नोट्स आप क्यों देख रहे हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसको देखिए, देखिए ना, और ये जो नोट्स मिल रहा है उसको देखिए, उस पे जो नोट्स दिए गए हैं उस पे आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये जो लाइव पढ़ रहे हैं वो देखिए, तो उत्तर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बच्चा बोथ। तो जो दिमाग खोल के पढ़ रहे हैं वो उत्तर देंगे बोथ, और सारे लोगों ने सारे लोग लगता है दिमाग खोल के ही पढ़ रहे हैं। साहिल ने डी बोल दिया, नन कैसे होगा बच्चा? अभी अभी आपने पढ़ा था, अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि देखो एक अलैंगिक जनन मैंने पढ़ाया बडिंग, बडिंग के द्वारा किसमें हो रहा है, हाइड्रा में। और अभी एक मेथड और दिखाया मैंने, रीजनरेशन, यहाँ पे भी हाइड्रा है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है देकर आपको जो है ना, आप देखो किसी ने सिर्फ मुकुलन लिख दिया, यहाँ देखा नहीं कि यहाँ पे भी हाइड्रा है आपका, है ना। तो हाइड्रा में जो होता है अलैंगिक जनन, वो दो विधियों से होता है, एक तो मुकुलन है और दूसरा रीजनरेशन। अब रीजनरेशन किसमें हो रहा है, प्लानेरिया में और हाइड्रा में। तो मैं एक प्लानेरिया को ले लेता हूँ। प्लानेरिया किस तरह का जीव होता है, प्लानेरिया का एक चपटी कृमि होती है ना, फ्लैट वर्म होता है, इस तरह का जीव, थोड़ा सा क्यूट सा जंतु है ये प्लानेरिया, ऐसा। ये है आपका प्लानेरिया, ठीक है, ये है आपका प्लानेरिया। व्हाट इज दिस, दिस इज प्लानेरिया, चपटी कृमि है ये प्लानेरिया। मैं बता रहा हूं कि रीजनरेशन में हो क्या रहा है। अब मान लिया इस प्लानेरिया में यहाँ पे दो जगह कट लग गया, तो ये प्लानेरिया 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। इस प्लानेरिया में 2 जगह कट लग गया, तो ये प्लानेरिया 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब देखिए इसका हर टुकड़ा अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करेगा। जैसे कि देखिए ऊपर वाले टुकड़े में क्या मिसिंग है, तो आप कहेगा सर ऊपर वाले टुकड़े में हेड तो है लेकिन टेल मिसिंग है, तो टेल यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा, टेल क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। बीच वाले में देखो क्या मिसिंग है, तो आप कहेगा सर बीच वाले में हेड और टेल दोनों ही मिसिंग है, तो यहाँ पर भाई साहब टेल भी बनेगा और हेड भी बनना है, तो एक तो हेड भी बनेगा और दूसरा आपका टेल भी बनेगा।
तो हेड और टेल दोनों यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तभी एक नया जीव बन पाएगा, है ना। तो यहाँ पर हेड बन गया और इधर टेल बन गया। और व्हेन वी टॉक अबाउट द लोअर पोर्शन वी हैव टेल ओनली, सो हेड शुड बी रिजनरेटेड, सो यहाँ पे हेड रिजनरेट होगा। तो नीचे वाले पार्ट में जो है वो हेड नहीं है लेकिन टेल मौजूद है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ हेड रिजनरेट होगा, टेल ऑलरेडी पहले से मौजूद है, लाइक दिस, ठीक है, मौजूद है। तो देखो, अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें कोई जीव अपने लॉस्ट पार्ट को पुनर्जनित करके, रीजनरेट करके एक नए इंडिविजुअल की तरह बर्ताव करने लगता है, बिहेव करने लगता है। अलैंगिक जनन की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? इसको कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेट हो रहा है, पुनर्जनित हो रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मान लिया कि ये हमारा प्लानेरिया है, इसको हमने ट्रांसवर्सली काटा था, ऐसे अनुप्रस्थ काटा था, अगर हम इसको ऐसे ऐसा काट दें तो क्या अब भी ये रीजनरेट करेगा? जैसे मान लिया ये प्लानेरिया है, इसको हमने ऐसे काट दिया, वर्टिकली ऐसे काट दिया ऐसे, तो क्या अब भी इसका दोनों पार्ट रीजनरेट करके नया बना लेगा? आप कहोगे यस सर, बना लेगा। आप प्लानेरिया को जिधर से भी काट दो, उसका हर एक पार्ट क्या करेगा? अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट करके एज अ न्यू प्लानेरिया बर्ताव करने लगेगा। ठीक है जी, यहाँ पे इधर बन जाएगा और ये अपना लॉस्ट पार्ट रीजनरेट करके नया बना लेगा। तो किसी भी प्लेन से अगर आप प्लानेरिया को काट दो, वो रीजनरेट करके नया प्लानेरिया बना लेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर छिपकली की पूंछ आप काट दो, तो छिपकली की पूंछ धीरे 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 बन जाती है। तो छिपकली में दोबारा पूंछ का बनना क्या है? ये रीजनरेशन है। क्या है? रीजनरेशन है। और ये खूबी सिर्फ इसके पूंछ में है। इसका हाथ काट दोगे दोबारा नहीं बनेगा, पैर काट दोगे दोबारा नहीं बनेगा, ये काट दोगे दोबारा नहीं बनेगा। पूंछ में बस ये खासियत है। तो छिपकली में पूंछ के कट जाने के बाद दोबारा पूंछ का बन जाना, ये क्या है बच्चे? ये है आपका रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या है? तो अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसमें अगर किसी जीव का कोई पार्ट कट जाता है तो वो पुनर्जनित होता है, रीजनरेट होकर फिर एज अ न्यू इंडिविजुअल बिहेव करता है। दिस मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन एज व्हाट? रीजनरेशन। बात आ रही समझ में? एलेक्सा कह रहे हैं कि सर ये क्लासेस ग्रुप डी के लिए पर्याप्त हैं, एकदम 100% पर्याप्त हैं। तो देखो हमने क्या लिखा है कि रीजनरेशन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई एबिलिटी जो है, कोई जीव रीग्रो करता है, अपने लॉस्ट पार्ट को पुनर्जनित करके नया जीव बना लेता है। एग्जाम्पल बस आपको याद रखने हैं, प्लानेरिया और हटरा। ये रीजनरेशन है क्या, इससे आपको इतना मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। छिपकली में नहीं, छिपकली के पूंछ में बस रीजनरेशन की क्षमता होती है, बाकी पार्ट में नहीं होती बच्चे। ठीक है रुचि, प्रतीक्षा? रुचि और प्रतीक्षा दोनों करेंगे सर छिपकली के पूंछ तो, है ना, अगर आप काट देते हैं तो नया बन जाता है, तो छिपकली की पूंछ का दोबारा बनना ये रीजनरेशन है। बाकी पार्ट नहीं बन पाएगा। जैसे ये छिपकली का आप हाथ काट दो तो ये दोबारा नहीं बनेगा, ये पाँव काट दो नहीं बनेगा, है ना, यहाँ से काट दो नहीं बनेगा। ये पूंछ में बस ये रीजनरेशन की क्षमता होती है। तो इसके जो पूंछ के सेल है ना, वो डिवाइड कर पाते हैं और नया फिर धीरे धीरे इसका टेल बन जाएगा। बाकी बॉडी पार्ट्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती, रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। नाउ वी हैव नेक्स्ट मेथड विच इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, खंडन। फ्रेगमेंटेशन जो है वो कैसा मेथड है? तो जाहिर सी बात है, हम लोग असेक्सुअल पर हैं तो असेक्सुअल मेथड ही होगा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन किसमें हो रहा है? तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें हो रहा है? तो स्पाइरोगायरा में हो रहा है। किसमें हो रहा है? स्पाइरोगायरा में हो रहा है बच्चे, इसको याद कर लीजिएगा। स्पाइरोगायरा क्या है? तो एक ग्रीन एल्गी है। क्या है? हरा शैवाल है। शैवाल समझते हैं ना? जैसे आपके घर के आसपास चापाकल है तो वहाँ काई जैसा हरा हरा जो लग जाता है, वो क्या है? शैवाल ही है। तो उसी तरह से स्पाइरोगायरा क्या है? एक ग्रीन एल्गी है। और स्पाइरोगायरा को लोग कॉमनली पॉन्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? तालाब का रेशम। तो निम्नलिखित में से किस एल्गी को पॉन्ड सिल्क कहते हैं, तालाब का रेशम कहते हैं? तो वह है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा देखो, ये मान लिया कि स्पाइरोगायरा है ना, एक ग्रीन एल्गी है इस तरह से। और इस स्पाइरोगायरा में मान लिया कि कहीं पर कट लग गया, यहाँ पर एक कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया, तो ये 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और इसका हर एक टुकड़ा एक न्यू स्पाइरोगायरा की भांति बर्ताव करना चालू कर देगा। इसका हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू स्पाइरोगायरा की भांति बर्ताव करना शुरू कर देगा। तो आप कहिएगा सर फिर फ्रैगमेंटेशन में और रीजनरेशन में अंतर क्या रहा? वहां पे भी एक जीव कई टुकड़ों में विभाजित हो रहा था और हर एक टुकड़ा नया जीव की तरह फिर बर्ताव करने लग रहा था। यहाँ पे भी एक जीव विभाजित हुआ, कई टुकड़ों में बदला और हर एक टुकड़ा एक नया स्पाइरोगायरा की भांति बर्ताव कर रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, स्पाइरोगायरा क्या है? एक एल्गी है और एल्गी प्लांट की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर हेड और टेल के रीजनरेशन की बात नहीं हो रही है। वहां पे क्या था? वो जीव है, उसका हेड है, टेल है। तो अगर हेड डैमेज हो रहा था तो हेड बन रहा था, टेल डैमेज हो गया था तो टेल बन रहा था, दोनों डैमेज हो गया था तो दोनों बन रहा था। तो वहां पर लॉस्ट पार्ट, जो पार्ट कट गया था, वो पुनर्जनित होकर नया इंडिविजुअल बना रहा था, इसलिए उसका वो अलग मेथड हो गया। वहां पर रीजनरेशन हो रहा है, यहाँ पर रीजनरेशन वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे हर एक फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट मतलब क्या? टुकड़ा एक नया जीव की तरह बर्ताव कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? फ्रैगमेंटेशन। आपको याद रखना है कि फ्रैगमेंटेशन के थ्रू अलैंगिक जनन किसमें हो रहा है? स्पाइरोगायरा में हो रहा है। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताओ।
नहीं, पूरा बॉडी नहीं बनेगा, सिर्फ पूंछ अगर कट गई है ना तब रिजनरेट होगा, बाकी पार्ट में रिजनरेशन की कैपेसिटी नहीं है। प्लैनेरिया एक फ्लैट वर्म है, चपटी कृमि है, एक जंतु है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई सवाल? नहीं है ना? तो अगले मेथड पे हम लोग चल लेते हैं। हमारा जो अगला मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु जनन या बीजाणु निर्माण। ये जो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है वो किस में होता है? कवकों में होता है। किस में होता है? कवक में, फंजाई में। जैसे एग्जांपल के तौर पे म्यूकर क्या है? एक कवक है। राइजोपस क्या है? एक कवक है। तो अगर मैं बात करूं कि स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा अलैंगिक जनन किस में हो रहा है, तो कवकों में हो रहा है, फंजाई में हो रहा है। जैसे कि आपका म्यूकर क्या है? एक कवक है। राइजोपस क्या है? एक कवक है। एक्सेप्ट विच वन? अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो इसका उत्तर आप दे पाओगे। मैंने कहा कि जितने भी कवक हैं उनमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। एक्सेप्ट विच वन? किस कवक में अलैंगिक जनन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा नहीं होता? तो अभी तक आप लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए था, वो है ईस्ट। याद है किसी को? ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस था, एक कोशिकीय कवक था, जिसमें अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा हो रहा था? बोलो, बडिंग के द्वारा। याद है? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपका घुमा सकता है। मुकुलन के द्वारा हो रहा था। इसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा हो रहा था। तो कवकों में अलैंगिक जनन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। जैसे कवक है म्यूकर, जैसे कवक है राइजोपस, है ना? लेकिन किसको छोड़कर? एक को छोड़कर। ईस्ट जो है, जो एक यूनिसेलुलर फंगस था, एक कोशिका वाला कवक था, उसमें अलैंगिक जनन बडिंग के थ्रू हो रहा था। ईस्ट, वेरी गुड। प्रतीक्षा, सूरत, प्रशांत शर्मा, क्या बात है भाई। इसका मतलब कान खोल के पढ़ रहे हो आप लोग। ध्यान से, ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है कि जैसा भी क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर, इस तरह का क्वेश्चन भी बना दे तो आपसे बन जाए। तो वन लाइनर पढ़ने से तो नहीं होगा। इसी तरह से ध्यान से आप चीजों को जब पढ़ेंगे ना तो जरूर क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, अब इस स्पोर फॉर्मेशन में हो क्या रहा है उसको जरा देखिए। ठीक है, जैसे मान लिया कि आपने यहाँ पर एक ब्रेड छोड़ दिया है, मान लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेड है ना? एक आध हफ्ते तक इसको ऐसे खुली हवा में आपने छोड़ दिया, ये ब्रेड है आपका। तो आप देखिएगा कि ब्रेड को आप खुली हवा में जब आप छोड़ दोगे एक आध हफ्ते तक, तो उस पर मतलब ग्रीन कलर की स्पंजी लेयर ऐसे ढक लेगा इसको, है ना? हरे रंग की फफूंद जैसी, धागे जैसी संरचना ऐसे ढक लेगी इसको। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक फंगस आ जाएगा। उस फंगस का नाम होता है राइजोपस। तो ये जो राइजोपस नाम का फंगस है वो जनरली ब्रेड पर क्या करता है? उगता है ना? इसलिए राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। किस नाम से जान रहे हैं? ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, है ना? जनरली ब्रेड पर उगता है। अब ये फंगस है, तो फंगस में जो धागे लाइक, ये जो धागे जैसी संरचना आपको दिख रही है ना, इसको हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफा। देखा है कभी? आप ब्रेड को बहुत दिनों तक छोड़ दीजिए, उस पर ग्रीनिश स्पंजी लेयर, ग्रीन कलर की स्पंज जैसी संरचना आ जाएगी। और वो किसकी वजह से? राइजोपस के ग्रो होने से। अब धीरे धीरे ये राइजोपस उसको सड़ा देगा। तो इसमें जो धागे जैसी, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, तो इसमें धागे जैसी जो संरचना होती है फंगस में, कवकों में जो धागे जैसी संरचना होती है, कवकों का शरीर धागों से मिलकर बना होता है, इसको कहते हैं हाइफा। अब देखिए क्या होगा, जब ये इस पर ग्रो कर जाएगा तो इस पर ऊपर की ओर एक फ्रूट लाइक बॉडी बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। फ्रूट लाइक बॉडी बनेगी जिसको नाम क्या देते हैं? स्पोरेंजियम, बीजाणु कोश। क्या बोलते हैं इसको? बीजाणु कोश। और इसमें सीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे, सीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोर, बीजाणु कहेंगे, है ना? सीड लाइक स्ट्रक्चर्स जो बने हैं, बीज जैसी संरचना बनी, उसको स्पोर कहेंगे। जब ये परिपक्व होगा तो ये स्पोर फटेगा, स्पोरेंजियम फटेगा और हवा में ढेर सारा स्पोर रिलीज हो जाएगा। ये स्पोर आ गए कहाँ पर? हवा में। अब इसको अगर कोई दूसरी जगह मिल गई, कोई ब्रेड मिल गया या और कोई नम स्थान मिल गया, तो यहाँ पे आकर फिर ये अपनी ये स्पोर आकर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा और फिर पूरा फैल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नया जीव बन रहा है, किससे? स्पोर से बन रहा है ना, सीड लाइक स्ट्रक्चर स्पोर से, इसीलिए इसका नाम है स्पोरेंजियम, सॉरी स्पोर फॉर्मेशन। तो कवकों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा अलैंगिक जनन कवकों में होता है। जैसे कवक है हमारा म्यूकस, एक कवक है हमारा है राइजोपस, लेकिन कौन? किसको छोड़कर? ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट भी एक कवक है लेकिन उसमें अलैंगिक जनन बडिंग के थ्रू होता है। और एक्चुअली में स्पोर फॉर्मेशन में हो क्या रहा है वो हमने आपको बता दिया। हाँ, छत पे रख दीजिएगा तो वो सूख जाएगा ना, क्योंकि फंगस कहाँ पे ग्रो होता है? जहाँ पर क्या हो? न्यूट्रिशन हो और नमी हो। जहाँ पर नमी नहीं होगी वहाँ पे फंगस और बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने उसको धूप में रख दिया तो वो सूख गया, तो वहाँ पे फंगस ग्रो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब प्लेनेरिया एक चपटी कृमि है, लेकिन फीता कृमि जनरली हम किसी और जंतु को कहते हैं, उसका हम फिगर दिखाएंगे आपको, है ना? आप उसको फ्लैट वर्म बोल दीजिए, चपटी कृमि बोल दीजिए। नमक क्या करता है? उससे पानी अवशोषित कर लेता है और इसलिए वो सुरक्षित रह पाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम प्रशांत।
कि ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ-कहाँ करते हैं। जब कवक हम टॉपिक पढ़ेंगे ना क्लासिफिकेशन में, तो ईस्ट का इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में करते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू, बेकिंग इंडस्ट्री में करते हैं, मतलब ब्रेड बनाने वाले कारखाने में करते हैं, तो उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। तो जैसे मान लिया कि आपने ब्रेड को यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ पर एक जो है मतलब स्पंज जैसी संरचना उगाएगी, वो क्या है? कवक होती है, उसका नाम है राइजोपस। राइजोपस जनरली ब्रेड पर उगता है, इसलिए राइजोपस को और किस नाम से जानते हैं? ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। अब ये पूरा ऐसे घेर लेगा इसको। आप जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा ब्रेड को, तो देखिएगा उसमें एक धागा-धागा सा दिख रहा है, वो फंगस होता है। तो ये जो फंगस होता है ना, उसमें धागे जैसी संरचना को क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवकों में जो धागे जैसी संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं? हाइफा कहते हैं। अब इस हाइफा से एक ऊपर की तरफ एक फ्रूट लाइक बॉडी बनेगी, है ना? फल जैसी आकृति बनेगी, उसको स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम में छोटे-छोटे बीज जैसी संरचनाएँ बनेंगी, जिसको बीजाणु कहते हैं। अब ये स्पोरेंजियम फटेगा, हवा में बीजाणु क्या हो जाएँगे? बिखर जाएँगे। फिर उसको जहाँ पर नमी और पोषण मिलेगा, वहाँ पर ग्रो कर जाएँगे। तो इस तरह से ये देखिए, एक से हज़ारों बन जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है गाइज़, नेक्स्ट जो आपका मेथड है, वो है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक जनन क्या है और कायिक प्रवर्धन क्या है? हाँ, बिल्कुल आएगा। सत्यप्रकाश लेखपाल में क्यों नहीं आएगा? जनरल साइंस लिखा हुआ है ना। मुकेश रॉ कह रहे हैं कि सर मैं रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ता हूँ। जॉब से आने के बाद आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, समझ में चीज़ें आ रही है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, आप जॉब में तो जनरल साइंस है ना, वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं। ग्रेजुएशन लेवल तक की बायोलॉजी पढ़नी है तो हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, 100 से ऊपर क्लासेस मैंने वहाँ पे ली हैं और उसमें काफ़ी डिटेल से चीज़ों को बताया है। ठीक है? गैमीट्स यानी युग्मकों की, मतलब स्पर्म ओवम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, प्रोजेनी बनेंगे, वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे अपने पेरेंट के, क्योंकि कैरेक्टर्स की मिक्सिंग नहीं हो रही है, गुणों का मिलान नहीं हो रहा है ना? तो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हम लोगों को पढ़ने हैं इस आपके लेवल पे, है ना? एक है फिजन, दूसरा है बडिंग और तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिक्स्थ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। चलो, तो होगा किसमें? तो देखिए, वो प्लांट जिसमें वेजिटेटिव, आपको समझना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए, ये होगा किसमें? तो देखिए, वो प्लांट जिसमें फ्लावर आते हैं, वो पादप जिसमें के फ्लावर आते हैं, पुष्प बनते हैं, फूल खिलते हैं जिन पौधों में, उसमें क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होगा बच्चे? तो आप कहेंगे सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लैंगिक जनन होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले ही जिक्र कर रखा है, लैंगिक जनन होगा। लेकिन वो प्लांट जिसमें फूल नहीं आते, ठीक है, अब उसमें रिप्रोडक्शन कैसे हो? वो अपनी जातियों को कैसे बढ़ाएं? तो वह प्लांट, वह पादप जिसमें फूल नहीं आते, पुष्प नहीं आते, फूल नहीं खिलते, ऐसे प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो ऐसे प्लांट में जो प्रजनन होगा ना, वो कैसे होगा? बाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कैसे होगा? बाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन के द्वारा या कायिक प्रवर्धन के द्वारा होगा, कायिक जनन के द्वारा होगा। ठीक है? तो आपसे अभी मैंने कितनी बातें की? बस इतनी बात की है कि देखो जिन पौधों में फूल आएंगे उनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिन पौधों में फूल आएंगे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, लेकिन जिन पौधों में फूल नहीं आएंगे उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो उनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होगा, है ना? किसके थ्रू होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होगा। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना? तो जिन पौधों में फूल नहीं आएंगे उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उनमें क्या होगा बच्चा? अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन भी किसके द्वारा होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक्चुअली में क्या है? पहले इस शब्द को समझ लेते हैं, फिर वो चीज़ अपने आप आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे देखिए नोट करके आप कहीं पर लिख लीजिएगा कि जैसे मान लिया कोई प्लांट है, कोई पौधा है, पौधा को शुद्ध हिंदी में पादप कहते हैं। तो किसी भी प्लांट के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? आप कहेंगे सर 2 भाग। एक पार्ट प्लांट का जो है वो कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट, जनन भाग, जनन भाग। और आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? तो आप कहेंगे सर फूल हैं। क्या है बताइए? पुष्प हैं, यही ना? अरे यही तो आपने पढ़ा है कि पुष्प पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया फ्लावर। फ्लावर के अलावा बाकी जो भी पार्ट है ना पौधे का, वो कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट। क्या कहलाता है? वेजिटेटिव पार्ट, कायिक भाग। पुष्प के अलावा बाकी जो भी भाग है पौधे का ना, वो कहलाता है आपका वेजिटेटिव पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आपका पत्तियां, है ना? पत्तियां, है ना? स्टेम,
तना, रूट अर्थात जड़। तो फूल के अलावा बाकी जो भी पार्ट है ना, जैसे कि पत्तियां, तना, जड़, उनको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। और अब देखो आते हैं मुद्दे पे। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से अर्थात पत्तियों से, तना से या जड़ों से न्यू प्लांट का बन जाना, नए पादप का बनना अर्थात प्रोडक्शन, नए प्लांट का प्रोडक्शन क्या कहलाता है? आप कहोगे सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक परिवर्धन या कायिक जनन। फिर से समझना, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट अर्थात पत्तियों, तना एवं जड़ों से नए पौधों का निर्माण, नए पौधों का बनना क्या कहलाएगा? आप कहोगे सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको समझ में नहीं आया? बोलो। हमने कहा पौधों को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पौधे का जो फूल है उसको कहेंगे भाई उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फूल के अलावा बाकी जो पार्ट पौधे का है, जैसे कि पत्तियां, तना तथा जड़, उनको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, कायिक भाग। तो पौधे के कायिक भागों से अर्थात पत्तियों, तना और जड़ों से नए पौधों का निर्माण क्या कहलाएगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कोई शक? एलेक्सा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नमस्कार, शुक्रिया जुड़ेगा। जो वहां पे लफ्जों में लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इशारों में लिखा है। तो छठा जो हमारा है वो है बच्चा कायिक परिवर्धन। क्या है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या? लीव्स, रूट, स्टेम, इसी को कहते हैं ना। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कायिक परिवर्धन में पुराने पौधे के हिस्से जैसे तना, जड़ और पत्ती, तना, जड़ और पत्ती क्या है? कायिक भाग है। तो पौधे के कायिक भागों से अर्थात पत्तियां, तना, जड़ों से नए पौधों का निर्माण वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। वेजिटेटिव का एग्जाम्पल है ना, नेचर में अपने आप चल रहा है। और दूसरा होगा हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव, या जड़ों से नए पौधों का निर्माण हो जाना, क्या कहलाएगा? कायिक परिवर्धन कहलाएगा। और कायिक परिवर्धन दो तरह के होंगे, एक नेचुरल मतलब नेचर में अपने आप, और दूसरा हम लोग कर रहे हैं आर्टिफिशियल। तो कायिक परिवर्धन का मतलब क्या होगा? पौधों से, पौधों के कायिक भागों से अर्थात पत्तियों से, तना से या जड़ों से नए पौधों का बनना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कायिक परिवर्धन जड़ से किस में हो रहा है, तना से किस में हो रहा है, पत्तियों से किस में हो रहा है। तो तीनों को अलग अलग एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। शायद आप एग्जाम्पल ही पूछ महिमा पौधे होते हैं या बाद में क्लास किया तो मैं उसको ले लेता हूँ, तो ये तो मुझे याद भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो अपने आप चल रहा है वो आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाएगा। तो हम लोग देखने जा रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्राकृतिक कायिक परिवर्धन किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। अरे कायिक परिवर्धन का मतलब क्या होगा? पौधे के कायिक भागों से अर्थात पत्तियों से, तना से या जड़ों से नए पौधों का निर्माण। तो जड़ों से कायिक परिवर्धन किस में हो रहा है, तना से किस में हो रहा है, पत्ती से किस में हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तना के द्वारा प्राकृतिक कायिक परिवर्धन किस पौधे में होता है, तो बस आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है, वो है हमारा स्वीट पोटैटो। क्या है? स्वीट पोटैटो अर्थात शकरकंद। आप देखिएगा शकरकंद जो है वो रूट है। शकरकंद क्या होता है? रूट होता है ना। इस रूट से नए नए पौधे अपने अपने निकलकर फैलते चले जाते हैं। तो जड़ क्या है? कायिक भाग है पौधे का। तो जड़ों से नए नए पौधे अपने आप बनते चले जा रहे हैं। तो ये जड़ों के द्वारा कायिक परिवर्धन किस में हो रहा है? तो याद रखना है स्वीट पोटैटो। तो पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाई रूट, याद हो गया। तना के द्वारा कायिक परिवर्धन किस में होता है? तो आलू में। तना के द्वारा कायिक परिवर्धन किस में होता है? तो आप कहोगे सर आलू में। तो हम लोग देखने जा रहे हैं तना के द्वारा कायिक परिवर्धन किस में हो रहा है? आलू में। मैंने आपको कहा था सर कि आलू जो है एक तना है। ये मान लिया आलू है, तो आलू एक तना है। कैसे? तो आपने कहा सर ये जो आलू है ना उसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। ये देखिए ये आलू में क्या है? ये नोड है। नोड को और क्या बोलते हैं हम लोग? बड, या इसको और क्या कहते हैं? आई कहते हैं, है ना, पर्व संधि। तो पौधे का वह भाग जिसमें संधियां एवं पर्व संधियां हों उसको हम तना कहेंगे। तो आलू में इस तरह से आँख होते हैं, आँख। तो आलू में ये जो नोड है ना उसको आँख के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा आलू का जब सीज़न आएगा ना, आलू का जब सीज़न आएगा तो इसमें अपने आप यहाँ से बड यानी कलिकाएँ निकलने लगेंगी, ऐसे कलिकाएँ निकलने लगेंगी। और इस आलू का वो हिस्सा जिसमें बड है उसको आप ज़मीन में लाकर ऐसे गाड़ दीजिए, तो आप देखिएगा यहाँ से नया आलू का पौधा बन जाएगा ना, नया आलू का पौधा बन जाएगा यहाँ से। तो तना के द्वारा, आलू चूंकि क्या है? एक तना है, और तना में भी कैसा? रूपांतरित तना है। तो तना के द्वारा कायिक परिवर्धन किसमें हो रहा है? बस ऐसे रट लेना है आपको, आलू में। आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा जो पूछा गया है पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्धन, तो पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्धन किसमें होता है बताइए? रिकॉर्डेड में 4 क्लास पीछे चल रहे हैं आप राजीव, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लीजिए। राजीव कुमार कह रहे हैं कि माई फेवरेट सर आप, मुझे साइंस नहीं आती थी। अब आसान लग रही है? अभी और लगेगा आसान। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी मजा बढ़ता जाएगा। नोट में ये पॉइंट नहीं मिल रहा है तो नोट में क्यों खोज रहे हैं? ये जो नोट्स हम जो अपलोड कर रहे हैं उससे पढ़िए ना, इधर उधर के नोट। ये क्लास के बाद ये वाली नोट्स अपलोड कर दी जाती है ना, तो इससे पढ़िए ना। तो तना के द्वारा कायिक परिवर्धन आलू में, जड़ों के द्वारा कायिक परिवर्धन शकरकंद में। आप मुझे बताइए पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्धन किसमें होता है? कायिक परिवर्धन क्या एक प्रकार का अलैंगिक जनन है?
तो याद रखना है कि पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, एक पौधा है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। आप देखिएगा ब्रायोफाइलम की पत्तियां थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं इस तरह की, और इन पत्तियों पर आप देखिएगा छोटे छोटे पौधे पत्तियों पर उगाते हैं, प्लांटलेट इस तरह से छोटे छोटे प्लांटलेट पत्तियों पर उगाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पौधे ऐसे पत्तियों पे उगाते हैं, देख लो। फिर जब ये थोड़े बड़े होंगे तो इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये ज़मीन पर आकर गिरेंगे और फिर ज़मीन पर अपनी जड़ें जमा लेंगे और नए पौधे के रूप में बदल जाएंगे। तो जस्ट याद रखना है आप इस तरह से छोटे छोटे प्लांटलेट पत्तियों पर उगाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पौधे ऐसे पत्तियों पे उगाते हैं, देख लो। फिर जब ये थोड़े बड़े होंगे तो इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये ज़मीन पर आकर गिरेंगे और फिर ज़मीन पर अपनी जड़ें जमा लेंगे और नए पौधे के रूप में बदल जाएंगे। तो जस्ट याद रखना है आपको, और कुछ इसमें करना नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस याद रखना है कि भाई पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तो इस तरह का एक ब्रायोफाइलम की पत्तियां होती हैं, इस पत्तियों पर छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, ये पौधे फिर नीचे ज़मीन पर गिरेंगे तो अपनी जड़ें ज़मीन में जमा लेंगे, ब्रायोफाइलम। तो हमने अभी क्या देखा, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ये नेचर में अपने आप हो रहा है, पत्तियों पर नेचुरली छोटे छोटे पौधे उगा रहे हैं और ये पौधे बाद में जमीन पे गिरेंगे और नया पौधा बना लेंगे। तो जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन शकरकंद में, तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें, आलू में, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें, ब्रायोफाइलम में, किसमें, ब्रायोफाइलम में। ये था नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ, उसी को पत्थर चट्टा या पत्थर चूर कहते हैं ना। एलेक्सा कह रही कि सर मैं क्लास में ही नोट्स बना लेती हूँ, बहुत अच्छा। तो सिंपल याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल याद रखना है कि जड़ों के द्वारा नए नए पौधे किसमें बनते हैं, तो शकरकंद में जड़ों से नए नए पौधे निकलकर पूरे में फैल जाएंगे। तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन आलू में, आपने देखा होगा आलू को काट कर जमीन में डालते हैं, उससे नया पौधा बन गया, आलू क्या है, तना है। पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें हो रहा है, ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम की पत्तियों पर छोटे छोटे पौधे उगते हैं और उससे फिर नए पौधे बन जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन, है ना। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन मतलब अलैंगिक जनन हो रहा है, इसमें कोई भी गैमीट नहीं बन रहा है, फूलों का कोई काम नहीं है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में सबसे पहला जो आता है वो है कटिंग, कलम लगाना। कटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, कलम लगाना। इसमें हम क्या करते हैं कि सीधा किसी पौधे के तना को काट देते हैं, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, तो उससे नया पौधा बन जाएगा। जैसे आपने गन्ना देखा, गन्ना, गन्ना का पेड़ देखा आपने, पेड़ तो नहीं होता, इस तरह से होती हैं, ये गन्ना का पेड़ है और इसमें यहाँ पर आँख, इसकी भी आँखें होती है, ऐसे आँख, आइज़ होती हैं। आपको क्या करना है कि ये जो गन्ना है उसको लेना है और वो वाला पोर्शन आपको काटना है जिसमें क्या है, नोड है, इस तरह से यहाँ से काट लीजिए, यहाँ से काट लीजिए और इसको ज़मीन में क्या करें, गाड़ दीजिए। तो देखिएगा कि इसके हर पार्ट से जहाँ पे बड है ना, वो एक नया पौधा बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। दूसरी बात, ये बहुत ही कॉमन है किसमें, तो रोज़ में। रोज़ में आपने देखा होगा कि ये मान लिया कि रोज़ का पौधा है, गुलाब का पौधा है, ये गुलाब का क्या है, पौधा है मान लिया, और ये इसकी शाखाएँ हैं और इससे लगी हुई पत्तियाँ इत्यादि हैं। तो आपको क्या करना है कि इसका एक ब्रांच को ऐसे काट लेना है और इसको यहाँ पे ज़मीन में गाड़ देना है। तो जब इस ब्रांच को आप ज़मीन में गाड़ेंगे तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे इसमें जड़ें निकल आई हैं और फिर यहाँ से पत्तियाँ वगैरह निकल आई हैं। तो ऐसे कलम लगाना इसको कहते हैं। तो ये आर्टिफिशियल हुआ ना, हम लोग कर रहे हैं, खुद से नहीं हो रहा है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पहला जो मेथड है वो है कटिंग, जिसको आम बोलचाल में हमने क्या नाम दिया है, कलम लगाना, और जो होता है रोज़ में। तो रोज़ में कलम लगाना की प्रक्रिया चलती है। इसमें हम सीधा क्या कर रहे हैं कि प्लांट के एक पार्ट को, एक तना को काट कर उसको ज़मीन में ऐसे गाड़ देते हैं, तो इस तना से धीरे 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 आपने देखा होगा कि जड़ें निकल आती हैं और फिर ये एक अलग पौधा बन जाता है। तो ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से नया पौधा बन रहा है ना, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया, है आपका ग्राफ्टिंग। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जगदीश बिल्कुल आ रहा है आपका, आवाज़ आ रही है मेरी? तो ये कलम लगाना हो गया। दूसरा देखो, ग्राफ्टिंग होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का दूसरा मेथड है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, और ये होता है किसमें, तो याद कर लीजिएगा, सेब में। सेब में हम लोग
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किस मेथड से करते हैं? ग्राफ्टिंग से करते हैं। अब देखो इस ग्राफ्टिंग में क्या होता है, पहले समझो आप इसको, फिर लिखा हुआ अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हम इसमें क्या करते हैं कि एक पौधा लेते हैं जिसका जड़ है, एक पौधा लेते हैं जिसकी जड़ है, ठीक है ऐसे, और इसको ऐसे तिरछा काट देते हैं, ऐसे ऐसे तिरछा काट दिया। तो ये जो जड़ वाला पौधा लिया, जिसको हमने ऐसे तिरछा काटा, इसको हम लोग कहते हैं गाइस स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। क्या कहते हैं इसको? स्टॉक कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ग्राफ्टिंग करने के दौरान वो पौधा जिसका जड़ जड़ वाला पौधा हम लोग लेते हैं, जड़ वाला पौधा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। और इस पे हम क्या करेंगे, एक दूसरा पौधा का तना लाकर ऐसे ग्राफ्ट करेंगे, उसको भी ऐसे तिरछा काटेंगे ऐसे, और ये तना होगा इसमें, है ना, इसमें पत्तियां लगी रहेंगी, और इसको हम क्या करेंगे, इस पे ऐसे लगाकर इसको चिपका कर, और इस पर पॉलीथीन या कपड़े से इसको हम बांध देंगे, ऐसे पॉलीथीन या कपड़े से ऐसे इसको बांध देंगे। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये दोनों पौधे फ्यूज कर गए और एक हो गए, फ्यूज कर गए और एक हो गए। तो आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि ग्राफ्टिंग में जो जड़ वाला पौधा लेंगे उसको स्टॉक कहेंगे, और इस पर दूसरे का तना जो लाकर जोड़ा है ना, इस पर जो दूसरे का तना आपने लाकर जोड़ा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग स्कियन कहते हैं। तो इस तरह से क्या कर रहे हैं, ऐसे इस पे कपड़ा लपेट दिया, तो ये वाला जो आपका होगा, ऊपर वाला जो पार्ट होगा, उसको स्कियन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कियन कहते हैं। तो ये बस याद रख लेना है। तो ये इस मेथड को हम क्या कह रहे हैं? ग्राफ्टिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ग्राफ्टिंग कह रहे हैं। ग्राफ्टिंग कह रहे हैं, है ना। ग्राफ्टिंग किस में कर रहे हैं? तो आप कहिएगा सर ग्राफ्टिंग जो हम कर रहे हैं बच्चे, ग्राफ्टिंग जो हम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? तो एप्पल में कर रहे हैं, सेब में कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, सेब में कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें बस यही बात आपको याद रखनी है कि भाई जो जड़ वाला पौधा ले रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक, और इस पे दूसरे का तना लाकर जो ग्राफ्ट कर रहे हैं उसको हम कहते हैं स्कियन कह रहे हैं, है ना। यही याद रखना है, यही है आपका ग्राफ्टिंग। क्या है? ग्राफ्टिंग है। तो इसके बारे में हमने पूरा लिख दिया। तो ग्राफ्टिंग किस में होती है? तो ये याद बस रखना है, एप्पल में। हाँ, मैंगो में भी कर सकते हैं ग्राफ्टिंग। मैंगो हो गया, एप्पल हो गया। लास्ट जो मेथड है वो है आपका लेयरिंग। अगला जो मेथड हमारा है वो है लेयरिंग। तो इसमें एग्जांपल याद रखने, ये कैसे कैसे क्या हो रहा है ये सब आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, एग्जांपल याद रखने बस आपको, बाकी सारी कहानी हमने वहाँ पे लिखी दी है। नेक्स्ट है हमारा लेयरिंग। लेयरिंग किस में करते हैं? तो याद कर लीजिएगा कि जो चमेली है और स्ट्रॉबेरी है, तो एग्जाम्पल ही आपको याद रखने हैं, चमेली और स्ट्रॉबेरी में आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लेयरिंग के द्वारा करते हैं। तो चमेली और क्या बताओ? स्ट्रॉबेरी। इसमें देखो हम क्या करते हैं, पहले आप समझो। जैसे मान लिया कि ये चमेली का पौधा है, इसकी तना काफी डेलिकेट होती है ना, मुलायम होती है, नाजुक होती है। तो इसका एक तना को हम ऐसे झुका दिया हमने, इसके एक तना को ऐसे हमने झुका दिया, और मिट्टी से ऐसे सटा दिया, अर्थ के लेयर से सटा दिया, और इस पर मिट्टी डाल दिया, है ना, इस पर ऐसे मिट्टी से इसको ढक दिया। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि प्लांट के जिस पार्ट को, पौधे के जिस भाग को आपने मिट्टी से ढका है, उससे जड़ें निकल आई हैं। तो जब जड़ें निकल आएँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको काट लेना है, और इसको दूसरी जगह पे जाकर लगा देना है, अपने खेत में कहीं पर भी। आप देखोगे कि फिर ये एक नया पौधा बन जाएगा। तो लेयरिंग जो है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो आप कहिएगा सर लेयरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कैसा है, कौन वाला है? तो आप कहिएगा सर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की कैटेगरी में आता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी आर्टिफिशियल के नेचुरल, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, है ना। तो सिंपल लेयरिंग में हमने क्या किया, प्लांट के तना को ऐसे झुकाया, इस पर मिट्टी डाला, छोड़ दिया कुछ दिनों तक के लिए। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे जड़ें निकल आएंगी, जिस भाग को आपने मिट्टी से, तना के जिस भाग को आपने मिट्टी से कवर किया है उसमें जड़ें निकल आएंगी, तो इसको काट के दूसरी जगह लगा देना है। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। दिस मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज नोन एज व्हाट? लेयरिंग। तो लेयरिंग होता है किसमें, इतना याद रख लीजिएगा। कैसे करते हैं ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? क्या कोई परेशानी है, कोई समस्या है? बताइए। मुस्कान कुमारी, मुस्कान परवीन, रवि, प्रशांत, हिमांशु शुक्ला, जितने लोग भी लाइव हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? चलो, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो चीज है आपका टिश्यू कल्चर। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, जिसको प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, पादप उत्तक संवर्धन भी कहते हैं। अब देखिए, टिश्यू कल्चर से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। उस चीज का नाम है टोटीपोटेंसी। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेबरलैंड। उन्होंने कहा था कि प्लांट सेल में, पादप कोशिकाओं में एक अद्भुत क्षमता होती है, और वो क्षमता क्या है कि एक सिंगल प्लांट सेल से होल प्लांट आप बना सकते हैं। एक प्लांट सेल से पूरा पौधा तैयार कर सकते हैं। हमारे सेल में ये क्षमता नहीं है कि आदमी का एक सेल लिया और उससे पूरा आदमी बना दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन प्लांट सेल में ये क्षमता होती है। कौन सी क्षमता है? तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हेबरलैंड साहब। उन्होंने क्या कहा कि ये जो आपका सिंगल प्लांट सेल है, ये एक पादप कोशिका है, या वनस्पति कोशिका है, या पौधों की कोशिका है ना। तो ये मान लिया कि एक सिंगल प्लांट सेल है, सपोज करो दिस इज अ प्लांट सेल, दिस इज अ प्लांट सेल, पादप कोशिका। इससे आप होल प्लांट तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं?
होल प्लांट तैयार कर सकते हैं, संपूर्ण पौधा विकसित कर सकते हैं। और प्लांट सेल की इस कैपेसिटी को, प्लांट सेल से होल प्लांट बन सकता है, और प्लांट सेल की इस कैपेसिटी को, इस क्षमता को कहा गया है टोटी पोटेंशी, पूर्ण शक्तता। क्या नाम दिया गया है? पूर्ण शक्तता नाम दिया है गया है। और इसको बताने वाले थे कौन? साइंटिस्ट थे हैबरलैंड साहब। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? साइंटिस्ट का नाम क्या था? हैबरलैंड। तो हैबरलैंड साहब ने क्या बोला कि प्लांट सेल में एक अद्भुत क्षमता होती है कि एक सिंगल प्लांट सेल से आप होल प्लांट तैयार कर सकते हैं, और प्लांट सेल की इस क्षमता को, इस कैपेसिटी को क्या नाम दिया गया है? टोटी पोटेंसी, पूर्ण शक्तता। और यहीं से आइडिया आया किसका? प्लांट टिश्यू कल्चर का। प्लांट टिश्यू कल्चर का आइडिया आया। अब देखो प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है। व्हाट डू मीन बाई प्लांट टिश्यू कल्चर? प्लांट के एक छोटे से पार्ट से, या हम कहेंगे कि छोटे से उत्तक से, या एक सिंगल सेल से, प्लांट का एक सेल लेकर लैब में हार्मोन और पोषक तत्वों की सहायता से, न्यूट्रिएंट मीडियम के हेल्प से छोटे से लैब में हजारों करोड़ों पौधा तैयार कर लेना, इस टेक्निक को नाम दिया गया है टिश्यू कल्चर। क्या नाम दिया गया है? टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि प्लांट का एक सिंगल सेल, या प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, या प्लांट के छोटे से उत्तक से लैब में हार्मोन और न्यूट्रिएंट मीडियम की सहायता से, पोषक तत्वों की सहायता से हजारों करोड़ों पौधा तैयार कर लेना, ये कहलाएगा आपका प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे, देखो डेफिनेशन जरा देखना, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्मॉल पीस ऑफ द प्लांट और टिश्यू, है ना, पीस ऑफ प्लांट टिश्यू और इवन सेल, प्लांट के एक सेल से, है ना क्या करना? हजारों करोड़ों पौधा तैयार कर लेना। तो पोषक माध्यम की सहायता से पौधे के किसी भाग से नए पौधों का निर्माण क्या कहलाएगा? उत्तक संवर्धन कहलाएगा, है ना। ये हम लोग कर रहे हैं लैब में। कैसे करेंगे जरा उस पर एक नजर आप डालिए एक नजर आप डाल लीजिए। जैसे हमने क्या किया कि ये एक पौधा है जो अभी अभी ग्रो कर रहा है, और अभी इस पौधे की एक शाखा से एक पत्ती जस्ट अभी निकलने वाली है, अभी नई नई पत्ती है उसका हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे। आप कहेगा नई पत्ती का पार्ट लेने का फायदा क्या होगा? कि उसमें कोई बीमारी नहीं होगी, डिजीज फ्री रहेगा। और इसको हमने पोषक माध्यम में लाके डाल दिया प्लांट का एक छोटा सा पार्ट लिया, और या इवन एक सेल लिया, और इसको पोषक माध्यम में हमने लाकर डाल दिया। इसमें हमने क्या डाल दिया? न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रिएंट मीडियम है, पोषक माध्यम है, और प्लस हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। तो हम वो हार्मोन डालेंगे जो इसमें कोशिका विभाजन करेगा। तो यहाँ पर पौधों को ग्रो करने के लिए जितने पोषक माध्यम चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सब इसमें डाल रखा है, और हार्मोन वो वाला डाला है जो सेल डिवीजन करेगा। तो ये हार्मोन की वजह से ये अपने आप कोशिका, एक कोशिका जो है विभाजित होकर ढेर सारा अपने जैसा कोशिका बना लेगा। एक कोशिका हमने डाला था, एक कोशिका हमने डाला था, लेकिन यहाँ पर ये विभाजित होकर कोशिकाओं का अपने जैसा समूह बना लेगा। ये क्या बन गया? क्लोन ऑफ सेल्स। एक ही जैसी कोशिकाओं का समूह। क्लोन मतलब क्या होता है? एक ही जैसा। क्लोन ऑफ सेल्स बन गया, कोशिकाओं का प्रतिरूप। क्लोन मतलब प्रतिरूप। एक ही जैसी कोशिकाओं का क्या बन गया? प्रतिरूप बन गया। और इस कोशिकाओं के प्रतिरूप को हम कहते हैं कैलस। ये जो एक ही तरह की कोशिकाओं का गोला जैसा बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे? कैलस कहेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तक संवर्धन के दौरान कोशिकाओं का जो समूह बनता है उसको हम क्या कहते हैं? तो कैलस कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जब ये कोशिका विभाजन हो जाएगा तो इसको दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफर करेंगे। ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें जड़ें विकसित करने के हार्मोन होंगे, है ना। तो हमने इसमें डाल दिया, दूसरे पोषक माध्यम में डाल दिया। तो इसमें न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट मीडियम है, मतलब पोषक माध्यम है, पोषक माध्यम है, और प्लस यहाँ पे हमने डाला है हार्मोन नंबर 2 जो जड़ विकसित करवाएगा, है ना। हार्मोन नंबर 2 डाल दिया इसमें, वो हार्मोन जो जड़ विकसित कराएगा। तो अब इसमें इस तरह से जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, जड़ें बनना शुरू हो जाएंगी। जब इसमें जड़ों का विकास हो जाएगा तो इसको हम फिर दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में शिफ्ट करेंगे, ठीक है जी। इसमें क्या है? हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है, न्यूट्रिएंट मीडियम अर्थात पोषक माध्यम, और प्लस हार्मोन नंबर 3। वो हार्मोन कौन सा होगा? जब हम हार्मोन पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन, वहाँ पे बताएंगे। वो हार्मोन जो अब इसमें तना विकसित कराएगा। जड़ तो पहले से विकसित हो गया है, अब तना विकसित ऐसे होगा। ये प्लांटलेट बन रहा है, देखो, है ना। अब ये प्लांटलेट बन गया, छोटा छोटा पौधा बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि पॉलीथीन लेंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे, है ना, और इन पौधों को अलग अलग पॉलीथीन में लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक छोटे से कमरे में प्लांट के एक छोटे से भाग से पोषक माध्यम एवं हार्मोन की सहायता से हजारों करोड़ों पौधा हमने क्या कर लिया? तैयार कर लिया। इस टेक्निक को क्या कहा गया है?
प्लांट टिश्यू कल्चर। क्या कहा गया है? प्लांट टिश्यू कल्चर। और प्लांट टिश्यू कल्चर का आइडिया मिला कैसे साइंटिस्ट को? हैबरलैंड के इस बात से कि प्लांट सेल में इतनी क्षमता है कि एक सिंगल प्लांट सेल होल प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। ये कहना था हैबरलैंड का। और प्लांट सेल की इस क्षमता को नाम दिया गया है टोटिपोटेंसी, है ना? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि व्हाट डू वी मीन बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है? पोषक माध्यम की सहायता से पौधों के किसी भी भाग से, है ना, या छोटे से भाग से, यानी पौधे के किसी भाग से कहने का मतलब या तो आपने कोई मतलब पार्ट ले लिया है प्लांट का, कोई भाग ले लिया है, या कोई आपने टिश्यू ले लिया है, उत्तक ले लिया है ना? या इवन आपने सिंगल सेल ले लिया है, एक कोशिका भी ले ली है। तो उस एक कोशिका से हज़ारों करोड़ों पौधा तैयार आप कर सकते हैं। आप कहिएगा सर प्लांट टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस क्या-क्या हैं? क्या-क्या फ़ायदा है इसका? तो देखिए पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि आप जो है डिज़ीज़ फ्री पौधा, रोग रहित पौधा तैयार कर सकते हैं। क्योंकि हम प्लांट के उस पार्ट को लेते हैं जो अभी निकला है जस्ट, जैसे ये पत्ती अभी निकल रही है, उसका पार्ट हम लेंगे तो वो डिज़ीज़ फ्री रहेगा, रोग रहित होगा, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का अटैक नहीं हुआ हुआ रहेगा। तो एक तो इसके द्वारा जो हम पौधा बना रहे हैं, वो डिज़ीज़ फ्री होगा। दूसरा, किसी भी मौसम का इंतज़ार किए बिना हम ये तकनीक कर सकते हैं। जैसे आप सीड से पौधा उगा रहे हैं, तो आपको उस सीड के जर्मिनेशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, कि हर एक बीज अलग-अलग मौसम में जर्मिनेट होता है। तो इसके लिए किसी सीज़न का, किसी वेदर का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात, कि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती, छोटा स्पेस में भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी में बीजों के द्वारा पौधा उगा रहे हैं, तो आपको बड़ा स्पेस चाहिए। मिट्टी डालेंगे, उसमें बीज डालेंगे और उसमें से पता नहीं कितने बीज सड़ गए होंगे, सभी जर्मिनेट नहीं कर पाए होंगे। तो छोटे से, उसके अलावा इसमें हम एक ही जैसा पौधा की कॉपी तैयार कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना? एक ही जैसा ये पौधा बनेगा, इसका पार्ट लिया है तो इसी के जैसे सारे पौधे बनेंगे। दूसरी बात, इसमें हम डिफरेंट वैरायटी भी बना सकते हैं पौधे की, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्लांट की अलग वैरायटी भी बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, टिश्यू कल्चर के क्या है, एडवांटेजेस हैं। टिश्यू कल्चर के क्या है, एडवांटेजेस है। दूसरी बात है कि काफ़ी फास्ट टेक्निक होती है, तेज़ तकनीक होती है। कुछ ही हफ्तों में हम हज़ारों करोड़ों पौधा प्लांट के एक छोटे भाग से प्राप्त कर सकते हैं। सो दीज़ आर द एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन के क्या है, एडवांटेजेस हैं। पहला है कि ये फास्ट टेक्निक है, तेज़ तकनीक है। हज़ारों पौधा जो है आप बना सकते हैं कुछ ही वीक में, है ना? तो यह काफ़ी तेज़ तकनीक है, इसके द्वारा बहुत कम अवधि में पौधे के किसी भाग से हज़ारों पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला एडवांटेज। दूसरा आप देखना, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज़ फ्री। टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांट होंगे वो रोग रहित होंगे, डिजीज़ फ्री होंगे। ये बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। ये बहुत बड़ा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए डायग्राम मैंने बना दिया है ना? कैलस क्या होता है ये याद रखना। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड ऑफ द ईयर। आप सालों भर ये तकनीक कर सकते हैं, किसी भी मौसम, किसी भी वेदर, किसी भी सीज़न का आपको इंतज़ार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद काफ़ी कम जगह लेता है ये, काफ़ी कम जगह में आप ये टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। उसके बाद इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, न्यू वैराइटीज़ बना सकते हैं और प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी भी बना सकते हैं। प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी बनानी, उसी जैसा पौधा तैयार करना है या प्लांट की नई वैरायटी तैयार करनी है, तो हम टिश्यू कल्चर का सहारा ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस हैं गाइस, एडवांटेजेस हैं, इसको याद रखना है आपको। जैसे मान लिया कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पादप उत्तक संवर्धन के लाभ हैं? तो आपने पढ़ा कि उत्तक संवर्धन के फायदे क्या हैं, कि ये क्विकली प्रोड्यूस करता है मेच्योर प्लांट, मतलब एक फास्ट टेक्निक है ये। उसके बाद उत्तक संवर्धन के द्वारा जो पौधे होंगे वो किसी वायरल और अन्य संक्रमण वाले नहीं होंगे, है ना, फ्री होंगे। उसके बाद एक प्लांट की इससे हम एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं, प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं, प्लांट की नई नई वैरायटी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सारे के सारे प्लांट टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस ही हैं। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी। कोई भी पौधा बना सकते हैं इसमें। तो नवनीत का उत्तर आ गया सी, सही उत्तर है आपका, बिल्कुल सही। किसी भी प्लांट्स का टिश्यू कल्चर आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि इसका नहीं होगा। ठीक है, हिमांशु यादव सिंह सबने सही उत्तर दिया। तो क्या किसी को दिक्कत है समझने में टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर क्या होता है? प्लांट के किसी भाग से पोषक माध्यमों की सहायता से प्रयोगशाला में नए पौधों का निर्माण कर लेना। नए पौधों का निर्माण कर लेना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। अब लास्ट में एक चीज है हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोपोनिक्स? अभी ये तकनीक काफी चलन में है और इसे लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोपोनिक्स? लेट मी एक्सप्लेन गाइस। देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या है। सपोज करो कि मैंने एक बर्तन लिया, एक बर्तन ले लिया और इसमें हमने पोषक तत्व डाल दिए। वो सारे पोषक तत्व जो मिट्टी में मौजूद होते हैं और प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सारा इसमें हमने डाल दिया। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब हमने डाल दिया और इसका एक लिक्विड बना लिया। ये क्या है? एक लिक्विड है, एक द्रव है, जिसमें हमने क्या डाल दिया? सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जो मिट्टी में मौजूद होते हैं ना, पौधों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ये सारे पोषक तत्व हमने इसमें डाल दिए और इसमें हमने पौधा ग्रो कर लिया। इसमें हमने पौधा ग्रो कर लिया।
तो बिना मिट्टी का पौधा ग्रो करने की जो तकनीक है, इस तकनीक को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन, है ना? आप जो है अपने घर की छत पर इस तरह से छोटे-छोटे डब्बे में ये जो हाइड्रोपोनिक्स सॉल्यूशन है उसमें आप पौधा तैयार कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स? तो आप कहेंगे सॉइललेस प्लांट कल्चर, बिना मिट्टी का पौधा विकसित करने की तकनीक। यानी मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं, उसको हमने एक सॉल्यूशन बना लिया उसका और इस सॉल्यूशन में हमने पौधा उगा लिया। तो सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट, मृदा विहीन, बिना मिट्टी का, मृदा विहीन मतलब बिना मिट्टी का पौधा विकसित करने की तकनीक। बिना मिट्टी का, मृदा मतलब मिट्टी विहीन मतलब बिना मिट्टी का पादप संवर्धन क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहलाता है। और ये बहुत प्रचलन में है अभी। बिल्कुल हो जाएगी तुषार। सो व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? तो आप कहिएगा सर मृदा विहीन पादप संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट यानी बिना मिट्टी का हम पौधा विकसित कर रहे हैं। मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हैं उसका एक घोल बना लिया हमने और इस सॉल्यूशन में हमने पौधा उगा लिया। दिस टेक्निक इज नोन एज, इस तकनीक का नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोपोनिक्स है। दिस इज ऑल अबाउट योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माय डियर फ्रेंड्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जाम जिस लेवल का भी होगा आपसे बन जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है यूट्यूब चैनल पे और इसके क्वेश्चंस की करनी है आपको प्रैक्टिस। जैसा कि मालूम है, पुराने बच्चों को मालूम होगा, नए बच्चों को मैं बता दूं जो अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं, नए बच्चे हैं, जिसने लेट एडमिशन लिया है। उसके बाद सर्कुलेशन हमने पढ़ लिया है, सर्कुलेशन का क्वेश्चन करना है। एक्सक्रीशन जैसे डस्ट पे इंक्लूड किया है, तो आप करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है? ये अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपने देखा कि बहुत रहते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पे क्या किया है, शामिल किया है। जैसे ये मान लिया कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है कि एक प्लेन एरिया है जिसको हमने ऐसे हॉरिजॉन्टली कट किया है, फिर ऐसे वर्टिकली कट किया है, तो क्या कौन सा पार्ट दो बना पाएगा, कौन सा पार्ट नहीं बना पाएगा? इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारा हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आपको क्या करना है कि सीधा जाना है यूट्यूब चैनल पे और इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, अपना स्कोर बताना है। स्कोर क्या रहा? है तो पूछ सकते हैं। खत्म हो गया मुझसे। सेशंस को लगाइएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, क्वेश्चन बनेगा, रिवीजन भी आपका साथ-साथ होता चला। तो सेल जो है स्टार्ट, सब कुछ क्लियर है ना? तो साइटोलॉजी में हमें पढ़ना है किसके बारे में? तो आपने कहा सर सेल के बारे में, तो सेल के बारे में एक लाइन तो बनता है लिखना। क्या होता है सेल? आपने बचपन से पढ़ा होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी।